मेरे साथ इस वक्त हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। नौगाम का ब्लास्ट हुआ है, उस पूरी तरह से अफरा तफरी और कई कैजुअलिटीज़ हुई है, क्या कहेंगे पहली रिएक्शन? बदकिस्मती है, दुखदाई है, चिंताजनक है और बड़ा अफसोस है कि जम्मू कश्मीर के हमारे बच्चे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के, कुछ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर एंड ऑफिशियल्स जो हैं शहीद हुए हैं। और उस उग्रवाद से जो 35-36 साल से चल रहा है जम्मू कश्मीर में, और जिसमें जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ खोया है और आज कुछ और जाने हमने खो दी हैं। और जब भी ये घटना घटती है, ये ऐसी दुर्घटना होती है और ये ऐसा एक खबर जब आती है झंझोड़ कर रख देती है। अगर हम लोगों को इतना दुख है तो वो परिवार, जिन परिवारों के ये बच्चे आज शहीद हुए हैं देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, उन परिवारों में आज कितना मातम होगा। इसलिए ये दुख हम समझ सकते हैं, क्योंकि अपनी इस पॉलिटिकल कैरियर 28, 29, 30 साल के पॉलिटिकल कैरियर में मैंने बड़े ऐसे हमने दौर देखे हैं और 35-36 साल में बड़ी जगह ऐसे जाने का मौका मिला हमें, जब उन लोगों के घरों में ऐसी घटना घटती हैं और उन घरों में फिर कैसे विलाप होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं। और जब ये आज हादसा हुआ, मुझे फिर हमें वही बैक में ले जाके वही मंजर दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे बच्चे भी आज, कईयों के बच्चे छोटे होंगे, कईयों के बच्चे जवान होंगे, कईयों के बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो ये एक बड़ा दुखदाई होता है और भगवान से यही दुआ करेंगे कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, इनको जन्नत नसीब हो और परिवार को इतना हौसला दे मेरा रब के वो इस हादसे से, इस ऐसे एक दुखदाई मंजर से वो निकल सकें और भगवान उनको इतनी शक्ति दे, मेरा रब दे कि वो अपना हौसला रख सकें और फिर इन चीज़ों से मुकाबला करके अपनी ज़िंदगी दोबारा चालू कर सकें। एलजी ने अब ऑर्डर दिया है, जांच के ऑर्डर दिया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसमें गहराई से जाना चाहिए? क्योंकि एक फरीदाबाद से जो एमिनेशन है, दिल्ली ब्लास्ट में जो उसके कनेक्शन हैं, आपको लगता है कि कोई लापरवाही हुई है? इसको पूरी तरह से नहीं, मैंने कहा ना, मैं नहीं ये कह सकता लापरवाही हुई, बट एक चीज़ है कि वहाँ हुई तो है ना, वहाँ एक इतना बड़ा हादसा हो गया और वो लोग जिन्होंने ये पूरा एमिनेशन लाया और अब रखने के लिए तैयारी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, जो एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो कर रहे होंगे बेचारे। उसके लिए प्रॉपर तहसीलदार भी बुलाए गए, दूसरे भी ऑफिसर बुलाए गए, सारा कुछ किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं लैप्स हुआ है। अगर लैप्स हुआ है, किस नज़रिए हुए था, क्या उनके पास प्रॉपर किट थी या उनके पास पूरा तौर तरीका अपनाया, जो गाइडलाइन होती है, एसओपी होती है, जो क्या वो फॉलो की गई, नहीं की गई, क्यों अगर नहीं की गई क्या हुआ। ये चीज़ें तो अब इन्वेस्टिगेशन का मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और मुझे उम्मीद है कि पूरा इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और होगा भी, क्यों कि ये जानें इतनी सस्ती नहीं है। नौजवान लोग इसमें शहीद हुए हैं और काफ़ी सारे एक मतलब कि नुकसान हुआ है जम्मू कश्मीर को और देश को। तो इसलिए इस पे इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है और एक डीप इन्वेस्टिगेशन, और आइंदा के लिए ऐसा हादसा रिपीट ना हो, उसको कैसे रोका जाए उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। मीनवाइल जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए और कहा है कि जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसमें आतंकवादी फिर कामयाब हुए, वो कैसे कामयाब हुए, वहाँ पे उसके तार कहाँ कहाँ पे, एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, अपोजिशन को भी विश्वास में लिया जाना चाहिए आतंकवाद के इशू पे। समीर भाई, आप जम्मू कश्मीर के हैं और आपने अपने इतने बड़े लंबे कैरियर जो आपका जर्नलिज्म का है, आपने इस 35-36 साल के उग्रवाद को बड़े नज़दीक से देखा है और आपने वो लोग हो जिन लोगों ने महसूस भी किया है उसकी हीट, उसकी ताप कितना है, उसका टेम्परेचर हाई कितना है, सब कुछ आपने देखा है। देखिए, अब वो कहते हैं कि इस पर डिस्कशन हो, अपोजिशन को हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग क्या करें? हम किससे डिस्कशन करें, किससे अपनी बात रखें? जम्मू कश्मीर ने 35-36 सालों में हमारे कश्मीरी पंडितों ने माइग्रेशन देखी, अपने घर में होकर भी अपने घर से उजड़ गए। ठीक है, आज उन्होंने बड़ी मेहनत करके अपने आप को सेटल किया। हम वो लोग हैं जो 47 की माइग्रेशन में हम लोग, हमारे परिवार वो हैं जो पाकिस्तान से यहाँ पे आए। वो परिवार बड़ी मुश्किल से सालों साल बाद आज सेटल हुए, अभी भी कहीं सेटल नहीं हुए। लेकिन जम्मू कश्मीर ने इस 35-36 साल के उग्रवाद में हमने अपने जानें भी खोई, अपने लोग भी खोए, हमने अपने प्रॉपर्टीज, मकान, हर चीज़ नुकसान खाया। जम्मू कश्मीर ने एक अपना जो महाराजे की स्टेट थी, उस स्टेट इसी उग्रवाद के कारण हम पे ये बात आई कि और उस के भाई जम्मू कश्मीर में उग्रवाद का कारण है कि यहाँ इसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं संभाल पा रही, तो इसलिए उन्होंने इसको स्टेट से तोड़ के यूटी कर दिया। उन्होंने ये कहा कि 370 के कारण उग्रवाद है, हमारा स्पेशल स्टेटस भी तोड़ दिया।
मतलब जम्मू कश्मीर ने कितना नुकसान करा, हर तरीके से हमने नुकसान खाया है। और अफसोस कि जम्मू कश्मीर ने जो नुकसान खाया है उस पर चर्चा कम होती है और हम खबरें बटोरने के लिए ज़्यादा बातें करते हैं। लेकिन मैं नहीं एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर नहीं, मैं एज ए पोलिटिकल लीडर भी नहीं, मैं एज ए सुरिंदर चौधरी जम्मू कश्मीर का बाशिंदा जिसने जंगें भी देखी, ये संदूर भी वन भी देखा, सब कुछ देखा, क्रॉस फायरिंग भी देखी, मिलिटेंसी भी देखी, उग्रवाद भी देखी, अपनी नज़रों के सामने रात को हमारे साथ लोग खाना खा रहे हैं, सुबह उनकी हमने डेड बॉडीज उग्रवाद में देखी हुई हैं। तो हम ये कहते हैं ये कब तक, आखिर कब तक, मतलब इतना कुछ हो गया, सब कुछ हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की माइग्रेशन हुई, सोल्यूशन भी तो नहीं है। मैंने वही कहा ना, लोगों के मकान टूट गए, लोग मर गए, शहीद हो गए, माइग्रेशनें हो गई, स्टेट टूट गया, स्पेशल स्टेटस टूट गया। आखिर इसका हल क्या है? हमें आपकी नजर में क्या हल है? सुनिए ना, इसका हक क्या है, हल क्या है? आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये उग्रवाद खत्म कब होगा? हम पाकिस्तान पे रोज रोज कहते हैं पाकिस्तान, हम कहते हैं पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है, बट फिर इसका सोल्यूशन क्या है? कब मतलब पाकिस्तान के ऊपर जम्मू कश्मीर को के हालात फिर पाकिस्तान के हाथ में कब वो हमारा ठीक करना चाहेगा, कब हमारा खराब करना चाहेगा? आखिर इसमें देश की जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं सबको सोचना होगा, विचारना होगा। ठीक है, एक हादसा हुआ और देखिए सबसे बड़ी अलार्मिंग क्या है, एक डॉक्टर कम्युनिटी अगर इन्वॉल्व हो रही है, वो डॉक्टर जिसको हम कहते हैं भगवान अगर हमें जन्म देता है, हमें इस दुनिया में भेजता है, तो ये डॉक्टर वो हैं जो छोटे मोटे हादसों में हमारी जान बचाते हैं। और जब डॉक्टर, एक पढ़ी लिखी कौम जो सिविल सोसाइटी है, जो एक इंटेलेक्चुअल है, अगर वो बच्चे इन्वॉल्व होना शुरू हो गए तो मुझे बताओ फिर आप कहाँ, हम किस दिशा पे जा रहे हैं? ये बड़ा अलार्मिंग है। खाली नहीं कि एक मुद्दे को लेके हम बैठ गए, नहीं जनाब ये हो रहा गुरुबात तो इसलिए सारी पार्टी मीटिंग बुलाओ, सारों को बुलाओ, नहीं। आप वंस फॉर एवर जम्मू कश्मीर को कैसे अमन में लाना है, देश की सारी पार्टियों को सोचना पड़ेगा। देश की सारी पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि ये बच्चे, जो पढ़े लिखे बच्चे, कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि मैं एक बच्चे को डॉक्टरी के लिए भेज रहा हूँ और वो उग्रवादी बन जाए। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा मेरा बच्चा ड्रगिस्ट बन जाए। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा मेरा बच्चा क्रिमिनल बन जाए। इसलिए ये सोच और विचार करने की बात है। ठीक है, आज एक लाल किले के पास बम ब्लास्ट हो गया, कश्मीर नौगाम के अंदर हमारे लोग मारे गए कि वहाँ ब्लास्ट हो गया, तो इस पर एक तबसरा शुरू हो गया। नहीं, इसके लिए आपको एक रोड मैप तय करना होगा। वक्त आ गया है, कितनी और जाने हमारी जाएंगी, कितने लोगों को हम रोएंगे? आखिर कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगना चाहिए ना। तो इसलिए एक मुद्दे पे नहीं आज सारी पार्टियां बैठे, बल्कि इस पिछले 35-36 साल में जो जम्मू कश्मीर का नुकसान हुआ है, जो हमारा स्टेट गया, हमारा स्पेशल स्टेटस गया, हमारी जानें गई, नुकसान हुए, पंडित माइग्रेंट गए। हमें आज भी पीछे बसु कॉलोनी में गया था, आज भी वो रोते हैं बेचारे, एक कमरे में बंद करके रख दिए हमने। ये सारे को इलेक्शनों के टाइम में हमें सारे मुद्दे ये याद आ जाते हैं। तो इसलिए मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल पॉलिटिकल पार्टी जो हिंदुस्तान की हैं उनको खाली दिल्ली में अपनी सरकारें बनाने के लिए बयानबाजी नहीं करनी होगी, बल्कि इस हिंदुस्तान में अमन कैसे आएगा, इस हिंदुस्तान जो बापू गांधी का देश है, इसमें बापू गांधी का वो चरखा कैसे चलेगा, वो चरखा जो भाईचारे का चरखा, वो चरखा जो अमन का चरखा, वो कैसे चलेगा, इसके लिए एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं सारों को बैठ के अपनी छोटी छोटी बातें छोड़ के बैठ के एक कहीं ना कहीं एक रोड मैप बनाना पड़ेगा इस देश के लिए, और खासकर जम्मू कश्मीर के, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग भी सुकून से रह सकें और देश में भी लोग। डिप्टी सीएम साहब, दो सवाल है सियासत के। जब से आप सीटें हार गए, कल से एक बयान आया है बीजेपी का, और बीजेपी के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो ये कह रहे हैं कि नए समीकरण बनेंगे, आगे सियासत चेंज होगी जम्मू कश्मीर की। कहीं ना कहीं वो आपको चेतावनी भी दे रहे हैं कि संभल जाइए। देखिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, सरकार तोड़ सकते हैं, कौन से समीकरण बनाने जा रहे हैं? देखिए ये बातें मैंने आपको क्या कहा है, सरकार आज हम चला रहे हैं, तो आज इस यूटी के अंदर कितनी मुश्किलें, कल वो बना ले तब क्या हो जाएगा? यही दिल्ली में सरकार थी केजरीवाल की, लोग कहते थे क्या हो गया क्या हो गया, तो कल आज रेखा गुप्ता जी की सरकार है, तो कौन सा वहां पहाड़ चेंज हो गए, पहाड़ उखाड़ दिए लोगों ने? ये कहने की बातें हैं भैया। आफ्टर ऑल आपको इस बाबूशाही के खिलाफ, ये पॉलिटिकल लोग चुन के किसके खिलाफ आते हैं? इस बाबूशाही के खिलाफ। आपने इस बाबूशाही को लोगों तक कैसे पहुंचाना है? लोगों में एक नफरत है कि भाई हमारा डीसी हमारी नहीं सुनता, एसएसपी हमारी नहीं सुनता, ये ऑफिसर एक एसडीएम हमारी नहीं सुनता, एक एडीसी हमारी नहीं सुनता, एक तहसीलदार हमारी नहीं सुनता, एक पटवारी हमें फर्द काट के नहीं देता। यही चीज है ना। ये पानी के लिए हम जाते हैं, चीफ इंजीनियर हमारी नहीं सुनता, बिजली ले जाते हैं, हमारा एक जेई नहीं सुनता। यही लोगों के छोटे छोटे मुद्दे हैं। तो किसके खिलाफ लोगों का रिजेंटमेंट है? इस अफसरशाही के।
और हम लोग कहाँ चुन के आते हैं? हम पॉलिटिकल लोग हैं, किसकी आवाज है? उन्हीं लोगों की। तो जब हम आज सरकार में बैठे हैं और हम ये कह रहे हैं कि अफसरशाही जो है वो अड़चने डालती है बीच में काम करने में, और काम करने में दिक्कतें आ रही हैं, जो दिक्कतें हमें आ रही हैं, हम भी एक मैनिफेस्टो पे आए हैं, बीजेपी भी अपने जम्मू कश्मीर में एक मैनिफेस्टो पे आई है, तो देख लेंगे। अब जो बार बार वो धमकी देते हैं वो करके पूरी देख लें। सरकार को कोई खतरा नहीं, सुनिए, वो अगर सरकार मतलब कि अगर वो धमकी देते हैं बार बार तोड़ने की, तोड़ के देख लें, वो चला के देख लें, वो कौन सा क्या कर लेंगे, हम भी देख लेंगे। जैसे आज वो बोल रहे हैं, कल हम बोल लेंगे। देखिए, ये मैंने आपको पहले, आप न्योता दे रहे हैं। नहीं, मैंने न्योता नहीं दे रहा, मैं ये छींटाकशी से जम्मू कश्मीर नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल में है मेरे भाई। समीर भाई, आज आपके पास बेरोजगारी की बच्चों की हालत क्या है? आपने तो नौकरी लेनी नहीं, लेकिन आपके बच्चों ने तो लेनी होगी, मेरे बच्चों ने भी तो लेनी है। ऐसे हर घर में, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो पीडीपी का है, चाहे वो एनसी का है, लोगों के घरों में बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, उनको नौकरियां चाहिए। उस पर कोई बात कर रहा है? ये डेली वेजर रोज आके यहाँ धरने दे रहे हैं। ठीक है, जब पहले बीजेपी, जब गवर्नर रूल था, एलजी रूल था, ये रोज वहाँ त्रिकुटा नगर इनके बीजेपी के ऑफिस के बाहर होते थे, तो बीजेपी ने क्यों नहीं निपटारा किया? एलजी तो इनके अपने थे। आज हमारे दौर में वो नारे मार रहे हैं, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, क्या किया क्या नहीं किया। मतलब आखिर हम एक छींटाकशी कर रहे हैं ना। 6 महीने पहले उनके खिलाफ था, 6 महीने बाद हमारे खिलाफ है, तो ठीक है भाई। मसला मैंने वही कहा कि आखिर ये निपटारे कैसे करने हैं। हमने बेरोजगार को नौकरी देनी है, हमने डेली वेजरों को पक्का करना है, हमने बिजली सस्ती करनी है, हमने पानी लोगों के घर घर पहुंचाना है। वाटर सोर्सेज खत्म हो रहे हैं, पानी की पूरी पहाड़ों के पहाड़ सूख रहे हैं, पानी पीने को नहीं मिल रहा। आज आपकी डेवलपमेंट का मसला है, ये फ्लड में पूरे रोड टूट गए, ब्रिज टूट गए, इसको कैसे बनाना है। ये मुद्दे कुछ हो रहे हैं, उन मुद्दों की जरूरत है। अब आप ये कहेंगे कि भाई वो एलओपी साहब क्या कह रहा है, भाई हम ये दे रहा। एक देखिए, धमकी किस बात की है? आप मतलब किस चीज की आपका, जैसे आप कह रहे हो कि डरा रहे हैं, हमें किस चीज की डरा रहे हैं? हमें डर है तो लोगों का। क्यों? कि हमने 4 साल बाद, 1 साल हो गया, 4 साल बाद लोगों के पास जाना है, तो ये बीजेपी के लोगों ने नहीं जाना क्या? कब तक आप बिना मुद्दों के ऊपर आप इलेक्शन लड़ोगे? बिना कभी तो मुद्दों पे उतरना पड़ेगा ना जम्मू कश्मीर को। कब तक? रविंद्र रैना भी ये कह रहे हैं कि आगा रोला के खिलाफ जो आपने बात की थी, उसका भी आप छोड़िए आगा साहब की क्या स्टोरी है, आपको सब पता है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उस बडगाम की डिफीट को एक बंदा जो खुद अपनी सीट नहीं संभाल सका, इतने बड़े ओहदे पे रह के, उसकी क्या आप बात कर रहे हैं? अब अगर बात ही करते हैं तो बडगाम में कितने बड़े जलसे बीजेपी के हुए, तो वोट कितने मिले? 2600। थोड़ा उनको ये सवाल तो पूछ लीजिए कि भैया आपने बहुत बड़े बड़े जलसे बडगाम में किए, फिर आप 26 पे क्यों अटक गए? 2600 पे तो जमानत भी नहीं बची, हमने तो फिर भी नगरोटा में जमानत। वो तो पीडीपी की जीत से बड़े खुश दिखाई, तभी कहा ना, बेगाने की अंडरस्टैंडिंग है उनकी, अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसका वो हिसाब है। और यहां से देखिए जो कुछ हुआ है। आप आज कोई बोले या ना बोले, आगा साहब ने वोट डाला पीडीपी को, अपने वर्करों को, क्योंकि पोस्टर भी कल आपने देखे। राहुल साहब ने वोट डाला पीडीपी को? नहीं, मतलब जो वोट के वर्कर जो फोटो लेके घूम रहे थे, पीडीपी की रैली में थे, मैं आगा साहब की बात नहीं कर रहा। अगर वो वर्कर वहां घूम रहे थे तो पीडीपी बी टीम किसकी है? बीजेपी की। आज भी वो बीजेपी की डायरेक्शन पे चलती है, तो फिर इसका मतलब बीजेपी के इन्फ्लुएंस से आगा साहब के वर्करों ने वहां वोट डाला। आगा साहब भी टीम है बीजेपी की। मैंने आपको, अब वक्त खुलेगा भाई, आप खुलेगा, आप सब कुछ खुलेगा, कौन किसकी बी टीम है, कौन किसकी बी टीम है। लेकिन मैं आपको बात कह रहा हूं, आप दूसरी साइड मत लेके जाएं। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आप उस रैली, पीडीपी की रैली में आगा साहब के फोटो थे, वहां उनका वर्कर नारे लगा रहा था। इसका मतलब क्या है? ये सवाल मेरे मुंह में मत डालिए। आप अपने आपको देखिए, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये तू मैं वाले आप जर्नलिस्ट नहीं है। जब छोटा एक लड़का जो मेरे सामने आएगा, एक जर्नलिस्ट जो अभी शुरुआत की है, वो मेरे से ये सवाल पूछेगा, अच्छा लगेगा, बट आपको इस पे खुद तबसरा करना चाहिए, आपने खुद ये बात बोलनी चाहिए। और मैं आपको आज भी कहता हूं कि पीडीपी को बीजेपी ने जिताया है, और बीजेपी ने वहां पीडीपी को जिताने के लिए काम किया है, और पीडीपी पहले भी बीजेपी के साथ थी, आज भी बीजेपी के साथ अलायंस है। ये आप खोज कर लें और आपको खोज में सामने नजर राहुल जी के खिलाफ कोई एक्शन होगा क्या अगर कल उमर साहब ने, राहुल साहब के साथ एक्शन हो ना हो, बट बडगाम और नगरोटा में, और खासकर बडगाम में हमें क्यों नुकसान हुआ, क्या वजूहत हुई, उस पर वर्किंग कमेटी बैठेगी पार्टी के, क्योंकि मैं सरकार में हूं, मैं नहीं बोल सकता
ये रतनलाल गुप्ता साहब यहाँ बैठे हैं, ये कुछ बोल सकते हैं क्योंकि प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बोल सकते हैं क्योंकि पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। मैं क्योंकि सरकार में हूं, मुझे आपने जो सवाल पूछे मैंने उनके जवाब दिए। जहां तक पार्टी का कंसर्निंग है, अगर पार्टी के खिलाफ कोई काम कर रहा है, क्या एक्शन लेना, वो डॉक्टर फारूक साहब मेरे लीडर और मेरे कायद वो ले सकते, कह सकते हैं, या प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो हैं जम्मू सूबे के और कश्मीर सूबे के, या बाकी सागर साहब हैं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो इन बातों पे जवाब दे। कैबिनेट एक्सपेंशन होगा? आपको क्या आपका है कोई ना दिल है बनने का? आप एमएलए नहीं तो कहां से बनोगे? क्यों पूछ के क्या करोगे? न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।